नमस्कार, दृष्टि आईएएस में आपका स्वागत है। मेरा नाम है नील और जिस खबर की आज हम चर्चा इन न्यूज़ में करेंगे, वो है कि कोविड के बाद नौकरियों से इस्तीफ़ा क्यों दे रहे हैं लोग। ये खबर इसलिए भी थोड़ी अचरज वाली हो सकती है आपके लिए, क्योंकि भारत में ख़ास तौर पे जब हम देख रहे हैं कि नौकरियों को लेकर एक अलग किस्म का माहौल है, नौकरियों की कमी है, नौकरियाँ पाने की आशा रखने वालों की कमी नहीं है, ऐसे में ये खबर थोड़ा चौंकाती भी है। तो हम जानेंगे इस खबर का परिप्रेक्ष्य। हमारी चर्चा इस प्रकार से बढ़ेगी। हम वो न्यूज़ जानेंगे जिसके चलते ये खबर चर्चा में रही। उस न्यूज़ से जुड़ा एक टेक्निकल टर्म है, जो कुछ समाजशास्त्री, कुछ मनोवैज्ञानिक गढ़ रहे हैं, वो है ग्रेट रेज़िग्नेशन। हम जानेंगे कि कोविड के दौरान के क्या सबक रहे हैं, जिनका प्रभाव इस तथाकथित ग्रेट रेज़िग्नेशन नाम के फिनोमिना पे पड़ा है, जिससे फिनोमिना उपजा है। हम उन प्रभावित लोगों की चर्चा करेंगे और प्रभावित लोगों में हम ये भी देखेंगे कि किन ज्योग्राफीज़ में, दुनिया के भूगोल के किस हिस्से में इस प्रकार की समस्या ज़्यादा घट रही है और भारत की स्थिति उसकी तुलना में क्या है। हम फिर एक निष्कर्ष पर पहुंचेंगे और आपके सामने एक प्रश्न होगा अपने उत्तर लेखन की तैयारी के लिए। यह विषय जो है, ये मेंस के GS1 यानी सोसाइटी के पार्ट, दूसरा GS पेपर 2 नीतियों के पर्सपेक्टिव से भी, सोशल जस्टिस के पर्सपेक्टिव से भी, और GS पेपर 3 यानी कि अर्थव्यवस्था पर भी इसका एक प्रभाव होगा। इसलिए GS के तीनों खंडों में इसकी उपस्थिति होगी। अब हम बढ़ते हैं खबर की ओर। खबर ये आई थी, अखबार में खबर आई कि, और कई अखबारों ने इसको कवर किया कि पश्चिम में एक लंबे समय से अब देखा जाने लगा है कोरोना के बाद से कि लोग बहुत बड़ी संख्या में अपनी नौकरियां छोड़ रहे हैं। और ये बड़ी संख्या इतनी बड़ी है कि उदाहरण के तौर पर अगस्त महीने में लगभग 43 लाख 43 लाख 4.3 मिलियन लोगों ने जुलाई से लेके अगस्त तक में इस्तीफा दिया अमेरिका में। तो इस चलते ये खबर चर्चा में रही। माना गया कि इनके पीछे कोविड का प्रभाव काम कर रहा है और एंटी वर्क, हैशटैग एंटी वर्क के नाम से ये कैंपेन चल रहा है। रेडिट नाम की एक साइट है, उस पर इसका इस पेज की, एंटी वर्क पेज की या इस टर्म के इस्तेमाल की संख्या बढ़ी है और लोग बड़ी संख्या में इस्तीफा दे रहे हैं। ये खबर थी, ये न्यूज़ थी। तो अब पहले जान लेते हैं कि ग्रेट रेजिग्नेशन जिस फिनोमिना को नाम दिया गया है, ये क्या है। सबसे पहले तो अमेरिकी मनोवैज्ञानिक एंथनी क्लॉड्स ने इस टर्म को पहली बार इस्तेमाल किया। ये टर्म की परिभाषा क्या हुई कि एक समय सीमा में बहुत बड़ी संख्या में लोग नौकरियां छोड़ रहे हैं, नौकरियों से इस्तीफा दे रहे हैं, तो इसको कहा गया द ग्रेट रेजिग्नेशन। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक एंथनी क्लॉड्स साहब ने इसकी परिभाषा दी, इसको, इस टर्म को एक मान्यता प्रदान करवाई। आंकड़े जान लेते हैं। आंकड़े क्या कहते हैं कि यूएस ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स, अमेरिका का संगठन है, सरकारी संगठन है जो इस प्रकार के आंकड़े इकट्ठा करता है। उसने कहा कि 43 लाख लोगों ने अगस्त महीने में, जुलाई अगस्त महीने में इस्तीफा दे दिया अपना, और ये जुलाई की तुलना में भी 2,42,000 अधिक है। यानी कि 40 लाख से अधिक लोग महीने दर महीने इस्तीफा अपना दे रहे हैं। फिर क्यों कहा जा रहा है कि इसके पीछे कोविड का प्रभाव है? यूं कहा जा रहा है कि महामारी और लॉकडाउन के दौरान लोगों को कार्य मुक्त रहना, यानी कि अपनी जॉब से दूर रहकर भी वो अपने जीवन की कल्पना कर पा रहे हैं, ये एक व्यावहारिक विकल्प के रूप में देखने को मिला। क्योंकि जिस प्रकार की हमारी आधुनिक दुनिया है, उसमें नौकरियों के आसपास एटलीस्ट जो अडल्ट जीवन है वो बीतता है। नौकरियों के अनुसार लोग तय करते हैं कि वो छुट्टियां कब लेंगे, वो अपने बच्चों या अपने माता-पिता या अपने सगे संबंधियों या अपने प्रिय लोगों के साथ कितना समय बाँटेंगे। यहाँ तक कि महत्वपूर्ण निर्णय जो वो लेते हैं कि वो शादी कब करेंगे या छुट्टी मनाने कब जा पाएँगे, इन सब चीज़ों में जो काम है, जो वर्क है, वो सेंट्रल इम्पोर्टेंस लेता रहा है आधुनिक दुनिया में। एक ब्रेक आ गया जब कोरोना आया। क्या ब्रेक आया? कि लोगों ने महसूस किया कि जीवन के किन-किन हिस्सों पर वो ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे थे, एक, और दूसरा कि जीवन के वो दूसरे हिस्से कितने अधिक महत्वपूर्ण थे। एक तरह का वैराग्य भी अगर इसको कहा जा सके कि वो पनपा कि क्या ये सब चीज़ें इतनी महत्वपूर्ण थी, जिसके लिए उन्होंने यानी कि वो काम क्या सच में इतना महत्वपूर्ण था, जिसके आस-पास उन्होंने अपने पूरे जीवन को व्यवस्थित कर रखा था। इसके अलावा दूसरी जो चीजें हैं, काम में भी कुछ ऐसी चीजें हैं। ये तो हो गए एक्सटर्नल कारक जिसके चलते लोग ऐसा सोच रहे हैं। काम में भी कुछ कारक हैं।
काम में वेतन कितना मिलता है, काम को लेकर समय सीमा का जो दबाव रहता है, या जिस प्रकार के मालिकों के अंतर्गत लोग काम करते हैं उनसे जुड़ी जो शिकायतें हैं, इसने भी ऐसे विचारों को, एंटी वर्क से जुड़े विचारों को बढ़ावा दिया। और एंटी वर्क जो फोरम्स थे अलग-अलग सोशल मीडिया साइट्स पर थे, चाहे वो रेडिट हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे ट्विटर हो, या तमाम दूसरी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हों, उन पर इस वर्ड को फॉलो करने वाले लोगों की संख्या में तेजी से इजाफा देखने को मिला। प्रभावित लोग सबसे ज्यादा कहां कहां देखने को मिले? तो ऐसा नहीं है कि इसका प्रभाव हर जगह समान रूप से दिखा। विशेषकर रिटेल और आतिथ्य यानी हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में, सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले इस सेक्टर में सबसे ज्यादा इसका प्रभाव देखने को मिला। इसको आप यूं भी जोड़ के देख सकते हैं कि कोरोना अब तक गया तो है नहीं, ये महामारी अभी भी है, कई देशों में बहुत बड़े स्तर पर है, भारत में कमोबेश ये पीछे कदम ले जा रही है, बट जान नहीं सकते कि ये कब वापस आगे आएगी। तो ऐसे में इस सेक्टर में, सर्विस सेक्टर के इस सब सेक्टर में सबसे ज्यादा फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है। तो इसलिए भी एक डर भी कारण हो सकता है कि महामारी के समय में क्या अपनी जान को ताक पे रख के ऐसे सेक्टर्स में काम करना जरूरी है? शायद ये भी लोगों ने सोचा होगा। अगस्त के आंकड़ों की बात करें तो देखा गया कि आवास और खाद्य सेवाएं, थोक व्यापार और सरकारी शिक्षा में भी अमेरिका, यूरोप के ये आंकड़े हैं, एक महीने में ही लगातार महीने दर महीने इजाफा हो रहा है। यानी पिछले महीने के मुकाबले 1.5 लाख ज्यादा लोगों ने आवासीय और खाद्य सेवाओं से जुड़ी अपनी नौकरियों को छोड़ा। थोक व्यापार और सरकारी शिक्षा में भी 25-26 हजार लोगों ने पिछले महीने के मुकाबले अधिक इस्तीफा दिया। तो ये आम वो नहीं हो रहा, क्योंकि नॉर्मली भी होता है कि लोग इस्तीफा दे रहे हैं, नए लोग नौकरियों में आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि इतने बड़े स्तर पर हो रहा है तो माना गया कि ये कुछ ग्रेट रेजिग्नेशन टाइप घटना घट रही है, जिसके हम चश्मदीद हैं। और रिपोर्ट के मुताबिक कई लोगों ने जो अपने को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वर्क स्पेस में, तो उन्होंने कहा कि वो नौकरी बदलने या उनके सामने जो विकल्प है नौकरी के, उसके पुनर्मूल्यांकन के इच्छुक हैं। यानी कि अभी भी ये सिलसिला थमने वाला नहीं है, क्योंकि जो लोग नौकरियों में हैं भी, वो भी या तो नौकरियां बदलने के इच्छुक हैं या उनके सामने जो भी ऑप्शंस हैं उनमें नए ऑप्शंस को तलाशने के वो इच्छुक है। इसके अलावा एक संगठन है OECD, जिसको हम जानते हैं, इसमें जो श्रम बाजार है, यहां से भी देखा गया कि तकरीबन 1,40,00,000 14 मिलियन लोग इस श्रम बाजारों से बाहर हो गए, उन्होंने काम करना छोड़ दिया। तो क्या कहा जा रहा है इन लोगों को कि नॉट वर्किंग एज वेल एज नॉट लुकिंग फॉर वर्क, वो काम नहीं कर रहे हैं और ना ही काम खोज रहे हैं, क्योंकि अमूमन बेरोजगार लोग वो होते हैं जो काम की तलाश में हैं, उनको काम मिल नहीं पा रहा। इसलिए ये एक नई कैटेगरी है, ये बेरोजगार लोग नहीं है, दे आर ऑल्सो नॉट लुकिंग फॉर वर्क, वो काम की तलाश में भी नहीं है। और इसका प्रभाव केवल अमेरिका ही नहीं बल्कि मध्य और पूर्वी यूरोप और जर्मनी जैसे देशों में भी दिख रहा है, क्योंकि खासतौर पे मानते हैं कि पश्चिमी यूरोप जो है, वेस्टर्न यूरोप जो है, वो तो धनाढ्य है, अमीर है, लेकिन पूर्वी यूरोप थोड़ा पिछड़ा है, मध्य यूरोप थोड़ा पिछड़ा है। तो पूर्वी यूरोप के देशों में भी या जर्मनी जैसे देशों में भी इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। यानी ये केवल धन से जुड़ा मसला नहीं है, संपन्नता से जुड़ा मसला नहीं है, एक बड़ी वैचारिक परिवर्तन की गूंज लोग इसमें देख रहे हैं। तो अब आते हैं कि इसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि हमने देखा कि ये अक्रॉस ज्योग्राफीज, भूगोल के बड़े विस्तृत स्तर पे देखा जा रहा है। अमेरिका में हो रहा है, यूरोप के कई हिस्सों में हो रहा है, लेकिन फिर भी अमेरिका और यूरोप में ही ज्यादा हो रहा है। चीन और भारत में क्यों नहीं हो रहा है, या अफ्रीका में क्यों नहीं हो रहा है, इसकी भी चर्चा करेंगे। जहां पे हो रहा है वहां पे क्या कारण है। तो एक तो हमने देखा कि नौकरी से उनके छिटकने के क्या कारण है, विलगाव के क्या कारण है, बट इसके अलावा वो दूसरे तरह के ऑल्टरनेटिव व्यू पॉइंट को, विकल्प को, यानी काम ना करने के विकल्प को क्यों अपना पा रहे हैं, इसके क्या कारण है। कि एक तो यूरोप और अमेरिका में सामाजिक सुरक्षा बहुत मजबूत है। सामाजिक सुरक्षा का क्या अर्थ हुआ कि शिक्षा से जुड़ी जो सेवाएं हैं, स्वास्थ्य से जुड़ी जो सेवाएं हैं, वो लोगों की पहुंच में है, सरकारों ने उसमें एक समय तक अच्छा निवेश कर लिया है, तो वो वहां पे स्टेबल रूप में मौजूद है। अगर लोग काम नहीं भी कर रहे हैं या उनकी आय पहले के मुकाबले काफी कम भी हो जाती है, तो उसमें जो बेसिक सुविधाएं हैं, जिनको हम सामाजिक सुरक्षा कह सकते हैं, जो स्वास्थ्य या शिक्षा से जुड़ी हो, वो वहां पे मजबूत है, वो उनका वहन वो लोग कर पाएंगे। इसके अलावा अमेरिका में यह भी देखा गया कि मध्य श्रेणी के कामगार अधिक हैं जो नौकरियां छोड़ रहे हैं, और उनकी उम्र क्या है, लगभग 32 से 48 उम्र के लोग हैं। तो वो नौकरियां इसलिए भी छोड़ रहे हैं कि वहां सामाजिक
जो सुरक्षा है उसका माहौल अच्छा है। एक कारण ये भी है कि वो अपनी पुरानी नौकरियों में संतुष्ट नहीं है। तो कुछ लोग तो नौकरियां छोड़ ही रहे हैं, वो एक ऑल्टरनेटिव लाइफस्टाइल अपनाना चाहते हैं। कुछ लोग इसलिए भी छोड़ रहे हैं कि वो स्टार्टअप कल्चर में काम कर सकें, क्योंकि ये भी देखा गया है कि जिस प्रकार नौकरियों में गिरावट हुई है, साइड बाय साइड स्टार्टअप बूम भी आया है। यानी कि स्टार्टअप्स की संख्या में एक बड़ा इजाफा भी देखने को मिला है। तो ये भी एक कारण है। और ये जो पॉपुलेशन का वर्ग है, 32 से 48, युवा और प्रौढ़ वर्ग है, इसमें जोखिम लेने की क्षमता में भी इजाफा हुआ है। तो ये सब कारण है जिसके कारण इस ऑल्टरनेटिव लाइफस्टाइल के प्रति नौकरी छोड़ने का कल्चर जो है वो लगातार बढ़ रहा है। क्या ये हर तरफ बढ़ रहा है? हमने पहले भी इशारा किया कि हर तरफ नहीं बढ़ रहा है। उदाहरण के तौर पर भारत में नहीं बढ़ रहा है। भारत में पश्चिमी देशों के मुकाबले नौकरी का बाजार बहुत अलग तरीके से काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे नौकरी मांगने वालों की संख्या अभी भी अधिक है और नौकरी जितनी प्रोवाइड कर पा रहे हैं सरकार और प्राइवेट सेक्टर, उसमें अभी भी कमी है। इसके अलावा भारत में इस तरह का निर्णय लेना इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि जो सामाजिक सुरक्षा है, पहली बात तो वो लगभग बहुत बुरी स्थिति में है, या उतनी उन्नत अवस्था में तो कम से कम नहीं ही है जितना पश्चिमी देशों में है। यानी कि यहाँ अभी भी स्वास्थ्य और शिक्षा पर सरकारी खर्चा बहुत कम है। तो लोग अभी भी अपने आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस जिसको कहा जाता है, अपनी जेब से खर्चा करने को लेकर बहुत बाध्य हैं, और ऐसे में नौकरी छोड़ने का विकल्प उनके सामने नहीं आता है। जिसको कहा जाता है रोटी, कपड़ा और मकान की ज़रूरतें, उनको पूरी करने के लिए ही नौकरी की आवश्यकता महसूस होती रहती है। इसके अलावा बेरोजगारी लाभ जैसी संकल्पना भी भारत में नहीं है। कई देशों में काफ़ी उन्नत अवस्था में है। सरकारें इसको अपना दायित्व मानती हैं, सामाजिक दायित्व मानती हैं कि जो लोग काम नहीं कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, उनको एक निश्चित, भले ही अल्प लेकिन एक निश्चित बेरोजगारी लाभ दिया जाएगा। फूड कूपन्स हो सकते हैं, कोई धनराशि हो सकती है। भारत जैसे देशों में ये लगभग अनुपस्थित है, जहाँ है भी वहाँ टोकन मात्रा में ये दिया जाता है। बट बड़े स्तर पर, भारत स्तर पे हम कह सकते हैं कि इस प्रकार के लाभ नहीं दिए जाते हैं। इसके अलावा भारत में श्रम लागत कम है और जनसंख्या संसाधन बहुत अधिक है। तो नौकरियों को लेके अमूमन या तो एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति रहती है, और जिस तरह के काम भी है वहाँ पर श्रम लागत की बहुत आवश्यकता है। तो वहाँ बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार के लिए बुलाया जाता है। इसके अलावा काम के घंटे भी भारत में देखें तो विकसित देशों के मुकाबले बहुत अधिक हैं। नौकरियों को लेकर एक बदलाव जो आया है भारत में भी, पूरे विश्व में आया, पूरे और भारत में भी आया। कोविड ने क्या किया कि वर्क फ्रॉम होम जैसी सुविधा पहले भी हो सकती थी, कई कार्यों में तो हो ही सकती थी। कोविड के बाद क्योंकि ये मजबूरी बन गई, तो अब मजबूरी आदत की तरफ भी बढ़ रही है और कंपनियां भी देख रही हैं कि इसमें कई किस्म के फायदे हैं। तो दोनों के लिए ये फायदे का सौदा बन रहा है। तो भारत में एटलीस्ट इस साइड मूवमेंट शुरू हुआ है कि वर्क मॉडल जो है वो थोड़ा लचीला होता दिख रहा है, और कॉरपोरेट्स और दूर दराज के लोग दोनों के लिए ही अब ज्यादा विकल्प बन सकते हैं। कॉरपोरेट्स के लिए भी बन सकते हैं क्योंकि वो अलग अलग क्षेत्रों से लोगों को बुला सकते हैं अपने यहाँ काम करने के लिए। उन लोगों को अपना स्पेस चेंज करने की जरूरत नहीं है कि अगर किसी को दूर दराज के इलाके से काम करना है तो वहां से बैठे भी किसी कॉरपोरेट का काम कर सकता है। और दूर दराज के लोगों के लिए भी सुविधा खुल गई है कि वो मेट्रो शहरों में भी जो, या बड़े शहरों में भी जो नौकरियां हैं उन पर क्लेम कर सकते हैं। अगर उनके पास वो टैलेंट है, उनको अपना पूरा रहन सहन छोड़कर वहां जाने की आवश्यकता नहीं है। तो भारत में ये बदलाव आए हैं। तो इन सबको देखते हुए क्या निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं? कई तरह के निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं। भारत के परिप्रेक्ष्य में तो निष्कर्ष ये होंगे, या विश्व के संदर्भ में भी निष्कर्षों का एक पहलू ये हो सकता है कि सरकारों को इस तरह के परिवर्तन को देखते हुए खुद को तैयार करना होगा। यानी कि वर्क के मॉडल्स बदलने होंगे, सर्विस डिलीवरी के जो तरीके हैं उनमें भी बदलाव आएगा, और काम के नए जो तरीके आ रहे हैं और काम को फिर देखने का जो नजरिया कि ये काम कितना अच्छा हो रहा है या नहीं हो रहा है, इन सब का नजरियों में भी परिवर्तन आएगा। क्योंकि पूरी दुनिया बदल गई और नजरिए नहीं बदले ऐसा तो संभव नहीं है। तो एफिशिएंसी क्या होती है, पंक्चुअलिटी क्या होती है, इन सब को देखने के नजरिए में भी विकास की आवश्यकता है, लोगों के स्तर पे भी, प्राइवेट कंपनीज के स्तर पे भी और सरकारों के स्तर पे भी। तो उसके आधार पे, उसके आलोक में नए प्रकार के नियमों का जन्म होगा। पहला निष्कर्ष तो ये है। अमेरिका में ये देखने को मिला कि क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में लोग नौकरियां छोड़ रहे हैं और उनमें बड़ी संख्या 32 से 48 साल वालों की है, तो वहां कहा जा रहा है कि अब कम उम्र के लोग जो हैं वो अधिक से अधिक नौकरियों में आए। उदाहरण के तौर पे मिसूरी के
स्कूल में क्या किया गया कि वहाँ स्टाफ की बहुत कमी थी, तो इस बच्चों को ही ऑफ़र किया गया, एक ख़ास उम्र के बच्चों को ही ऑफ़र किया गया कि भई आप ही काम कर लीजिए यहाँ पर। तो उससे उनको क्या फ़ायदा दिखा कि कम उम्र के लोग हैं और अवेलेबल भी हैं, तो वो कम सैलरी में काम भी कर सकेंगे। इसके कुछ फ़ायदे भी हैं, फ़ायदे क्या हैं कि उन लोगों को एक्सपीरियंस मिलेगा काम करने का। जब तक वो प्रॉपर वर्किंग एज में पहुँचेंगे, उनके पास एक बेहतर पेशेवर अनुभव भी होगा। नुकसान भी ऑब्वियस है, नुकसान क्या हो सकते हैं कि वो कई दूसरी जो उनके सामने अपॉर्च्युनिटीज़ हो सकती थी, चाहे वो उच्च शिक्षा की हो, चाहे बेहतर नौकरियों की हो, वो मिस कर सकते हैं या फिर इस प्रकार के संगठन अगर ये तरीका अपना लेते हैं, तो शोषण के जिस तरीके से हम बड़ी मुश्किल से उभरे हैं इंडस्ट्रियलाइज़ेशन के दौर के बाद, जबकि कहा गया कि कम उम्र के लोगों से काम करवाना मानवीय आधार पे भी ठीक नहीं है क्योंकि आप उनकी अपॉर्च्युनिटीज़ को कुंद कर देते हैं, तो शायद हम उस बहस में वापस थोड़ा पीछे की ओर लौट जाएँगे। तो इन सब खतरों से भी सावधान रहना है। तो निष्कर्ष यही है कि इस नज़रिए में विकास की ज़रूरत है और जो नई नीतियाँ भी बन रही हैं या नई नीतियाँ जो बने, उनमें भी इन चेंजिंग रियलिटीज़ को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। तो इस निष्कर्ष के आधार पर आपके सामने एक आज का प्रश्न है। प्रश्न मैं पढ़ देता हूँ, महान इस्तीफा या ग्रेट रेज़िग्नेशन क्या है? कोविड महामारी के बाद वैश्विक स्तर पर नौकरियों और कार्य संस्कृति किस प्रकार प्रभावित हुई है? चर्चा कीजिए। आप उन तमाम पॉइंटर्स की बात करें जो हमने इस चर्चा के दौरान लिए, उत्तर लेखन का अभ्यास करें। मिलते हैं अगली कड़ी में।